नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह संविधान यानी कि राजनीति विज्ञान से संबंधित दूसरा वीडियो है और इसमें हम लोग चल रहे हैं गैर संवैधानिक निकायों के बारे में, यानी कि ऐसे निकाय जिनका संविधान में व्याख्या तो नहीं है लेकिन जिनका निर्माण विधि के द्वारा किया गया है। ऐसे निकायों को हम लोग गैर संवैधानिक या संविधिक निकाय के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम चल रहे हैं। हमने पहला जो इसका क्लास था उसमें हम लोग देखा था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। आज की इस क्लास में हम देखेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, यह भी एक प्रकार का सांविधिक निकाय है। तो पहले हम लोग राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्ययन करेंगे और उसके बाद इससे संबंधित हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ प्रमुख सांविधिक निकाय, यानी कि ऐसे यहाँ पे मैंने बताया दो प्रकार के निकाय हैं। एक है आपका सांविधिक निकाय और दूसरे होते हैं गैर सांविधिक निकाय, यानी कि ये सारे के सारे गैर संवैधानिक निकाय हैं। संवैधानिक निकाय और गैर संवैधानिक निकायों को दो पार्टों में बांटा जाता है। एक होता है आपका सांविधिक निकाय और दूसरा होता है गैर सांविधिक निकाय। तो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि ऐसे निकाय जिनको विधि के द्वारा यानी कि विधायिका के पार्टिसिपेट से बनता है, यानी कि इसमें राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट करके यानी कि विधि के द्वारा बनाया जाता है, उसको हम लोग सांविधिक निकाय कहते हैं। और जो केवल और केवल कार्यपालिका के पार्टिसिपेट से बनता है उसको हम लोग गैर सांविधिक निकाय कहते हैं। तो हालांकि ये सभी के सभी जो आते हैं वह गैर संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इनकी व्याख्या जो है वह संविधान में तो नहीं है लेकिन यह विधि बनाकर बनाए गए हैं। अब यहाँ पे होता है कि जो मैंने आपको बताया था कि जो सांविधिक निकाय इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, केंद्रीय सतर्कता और सूचना आयोग हैं और केंद्रीय सूचना आयोग हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं वह सांविधिक निकाय हैं। और साथ ही साथ इनके अलावा नीति आयोग हो गया, राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया और भारत का विधि आयोग जो है ये आपके गैर सांविधिक निकाय में आते हैं। यानी कि इनको किनके पार्टिसिपेट से बनाया गया है? कार्यपालिका के पार्टिसिपेट से बनाया गया है और इनको जो है विधायिका के पार्टिसिपेट से बनाया गया है। तो हम लोगों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पहले वीडियो में कवर किया था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग। तो राज्य मानवाधिकार आयोग जो है यह भी एक बहुसदस्यीय निकाय होता है। यह भी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय होता है उसी प्रकार से राज्य मानवाधिकार आयोग भी एक बहुसदस्यीय निकाय होता है। अगर यहाँ पे राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की बात किया जाए तो राज्य मानवाधिकार आयोग का भी जो गठन है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। जिस प्रकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था, उसी दौरान ठीक है 1993 में ही राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। और किस अधिनियम के तहत? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत। आगे की अगर हम आप बात करें तो जिस प्रकार से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक प्रकार का सांविधिक निकाय है उसी प्रकार से राज्य मानवाधिकार आयोग भी एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक मैंने बताया था कि जिसको विधि के द्वारा बनाया गया हो, विधि के द्वारा। और विधि के द्वारा कौन बनाता है? विधायिका। और विधायिका में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो जिनको विधि के द्वारा बनाया जाता है उन्हें सांविधिक निकाय कहते हैं। तो यह भी एक सांविधिक निकाय है। और आगे की अगर बात किया जाए तो इसमें जो अध्यक्ष होते हैं या इनके जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? तो जो राज्य का हाई कोर्ट होता है, राज्य का जो हाई कोर्ट होता है उसके सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या राज्य के जो हाई कोर्ट है उनके अन्य न्यायाधीश जो होते हैं सेवानिवृत्त होते हैं उनको इनका अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन वहीं पे अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर दिया जाए तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त सीजेआई जो होते हैं उनको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। और राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को बनाया जाता है। आगे यहाँ पे कि अगर इसके उद्देश्यों की अगर बात किया जाए कि मानवाधिकार आयोग का गठन क्यों किया गया था तो इसका उद्देश्य क्या है? तो मानवाधिकार संरक्षण के प्रयासों को सशक्त, पूर्ण और निष्पक्ष बनाना। और यह आयोग जो होता है केवल उन्हीं मामलों को संज्ञान में लेता है जिनको घटित हुए कम से कम 1 साल हुए हों। मतलब अगर 1 साल से कम समय रहेगा तो उसको अपने संज्ञान में नहीं लेता है। कम से कम 1 साल और अधिक से अधिक कितने भी साल हो, 30 साल, 40 साल या 50 साल हो, उन मामलों को संज्ञान में लेता है। 1 साल से कम अवधि वाले मामलों को अपने संज्ञान में नहीं लेता है। आगे की अगर यहाँ बात करते हैं तो राज्य मानवाधिकार आयोग में एक
अध्यक्ष होते हैं और 2 अन्य सदस्य होते हैं। तो ये 2 अन्य सदस्य कौन कौन लोग होते हैं? तो पहला एक व्यक्ति होता है कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, या कम से कम 7 वर्ष जिला न्यायाधीश जो है, जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो। तो एक सदस्य ये हो जाता है। और दूसरा सदस्य जो होता है वो होता है कि जिसे मानवाधिकार से संबंधित विषयों का व्यवहारिक अनुभव हो। तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य मानवाधिकार आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की अगर बात किया जाए तो इनमें एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 3 हो जाती है। लेकिन वहाँ पर अगर नेशनल यानी कि राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन की बात किया जाए तो इसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 पदेन सदस्यों समेत कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। इसके बारे में आप इसके पहले वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने अच्छे से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताया था। आगे अगर बढ़े हम यहाँ पर, तो आगे है आपका कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अगर नियुक्ति से संबंधित प्रावधान की बात किया जाए तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति जो होती है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन किस प्रकार से? तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित एक समिति की सिफारिश पे। नियुक्ति तो कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। लेकिन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित एक समिति होती है और वह समिति जिसकी सिफारिश करता है वही अध्यक्ष और सदस्य बनते हैं। अब उस समिति में कौन कौन लोग भाग लेते हैं? तो उस समिति में एक मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, दूसरे जो होते हैं राज्य के गृह मंत्री होते हैं, तीसरे व्यक्ति विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, चौथे व्यक्ति जो होते हैं विधानसभा में विपक्ष के नेता होते हैं। और साथ ही साथ अगर इसमें कहा जाता है कि यदि किसी राज्य में विधान परिषद हो तो विधान परिषद के सभापति और विधान परिषद के विपक्ष के नेता, यानी कि कुल 6 सदस्य जो होते हैं चयनकर्ता की समिति में होते हैं मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के विपक्ष के नेता, अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद के सभापति और विधान परिषद के विपक्ष के नेता। इस प्रकार से इन 6 समितियों की सिफारिश पे जो नाम राज्यपाल को दिया जाता है, ठीक है, राज्यपाल को जो नाम दिया जाता है उसी नाम को क्या करता है राज्यपाल उन्हीं लोगों को अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्त करता है। अब यहाँ पे अगले वीडियो मतलब अगले स्लाइड में हम देखते हैं इनके कार्यकाल के बारे में। तो इनके जो राज्य मानवाधिकार आयोग और इनके जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु सीमा जो पहले पूरा हो जाए, मतलब कि 3 वर्ष से 70 वर्ष की आयु सीमा जो पहले पूरी हो जाए, ये इनकी कार्य अवधि होती है। और अगर इनके नियुक्ति के प्रावधान की बात किया जाए तो जैसे मैंने बताया कि जो आपका राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य और इनके जो अध्यक्ष हैं इनकी नियुक्ति तो जो होता है वह राज्यपाल करता है, ठीक है। नियुक्ति के अगर बारे में कहा जाए तो जो राज्य मानवाधिकार आयोग है इनके नियुक्ति जो होता है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। लेकिन इनको पद से अगर हटाना होगा, ठीक है, पद से हटाना होगा तो पद से हटाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन वहीं पर अगर नेशनल ह्यूमन कमीशन राइट्स की बात किया जाए तो नेशनल ह्यूमन कमीशन में जो होता है कि केंद्रीय जो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और उनको पद से भी कौन हटाता है? राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पर जो है आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की अगर बात किया जाए तो इसमें नियुक्ति जो होता है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, लेकिन पद से हटाने का कार्य जो करता है वह राष्ट्रपति करता है। तो इस फैक्ट को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब इनके कर्तव्यों के बारे में जानते हैं कि इनका कार्य क्या होता है। तो जो आपका जो होता है आपका कि जो आपका राज्य मानवाधिकार आयोग होता है यह खुद किसी को सजा नहीं देता है, यह जिम्मेदारी केवल अदालत, मतलब यह क्या होता है? मामले की जांच करता है, ठीक है, यह केवल मामले की जांच करता है, ठीक है। और यहाँ पर आर्थिक दंड हो या किसी प्रकार की सजा हो इसके देने का कार्य किसका होता है? अदालत को होता है, न कि मानवाधिकार आयोग को होता है। अन्य फैक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो होता है कि यह आयोग का जो काम होता है, ठीक है, इनके अगर बात किया जाए तो यह आयोग का काम मानवाधिकार के उल्लंघन के किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करना होता है। साथ ही साथ यह उन मामलों को भी जांच करता है जहां ऐसे उल्लंघन हो या इन्हें रोकने में सरकारी अधिकारियों की उपेक्षा बरतने का आरोप हो, उस प्रकार के मामलों की भी यह जांच करता है। आगे की अगर बात किया जाए यहाँ पर तो इसमें अन्य इसके कर्तव्य जो हैं उनमें आते हैं कि यह देश के मानवाधिकार को बढ़ाने और उसके प्रति चेतना जगाने का भी कार्य करता है। और आयोग अपने जांच की रिपोर्ट और सुझाव सरकार को देता है कि यहाँ पे आपने गड़बड़ी की है और इसको यहाँ पर सुधार करना चाहिए। और यह पीड़ितों को ओर से अदालत में दखल भी देता है कि अगर कोई पीड़ित है और उसको न्याय अगर नहीं मिल पा रहा है तो मानवाधिकार आयोग, ठीक है, क्या करता है? अदालत को दखल अंदाजी भी करता है। आयोग जो होते हैं अपनी जाँच करने के सिलसिले में इसके पास व्यापक अधिकार है। यह किसी भी अदालत
की तरह चश्मदीद गवाहों को समन भेजकर बुला सकता है, किसी भी सरकारी अधिकारी से पूछताछ भी कर सकता है और किसी भी सरकारी दस्तावेज को यह मांग भी सकता है और किसी भी व्यक्ति से जेल में जाकर उसकी जांच कर सकता है या घटना स्थल पर अपनी जांच टीम भेज सकता है। इस प्रकार से इसके पास जो होते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगों या राज्य मानवाधिकार आयोगों, इनके पास एक व्यापक शक्ति होती है। आगे की अगर यहाँ पे बात किया जाए तो कर्तव्य में आता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वह मानवाधिकारियों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी स्थापना 10 दिसंबर को हुई थी। इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को जो है वह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ यह संगठन दुनिया भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट भी जारी करती है। तो इस फैक्ट को याद रखिए, कई बार पूछा गया है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे जो होता है कि एक स्लाइड देखते हैं यहाँ पर कि विभिन्न राज्यों के जो है कि मानवाधिकार आयोग उनकी स्थापना कब हुई थी और उनका मुख्यालय कहाँ पर है। तो असम मानवाधिकार आयोग की अगर बात किया जाए तो असम मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वह गुवाहाटी में है और इसकी स्थापना की गई थी 19 जनवरी साल 1996 में। आंध्र प्रदेश मानवाधिकार आयोग की बात किया जाए तो इसका जो मुख्यालय है वह कुर्नूल में है और इसकी स्थापना 2 अगस्त साल 2006 को की गई थी। बिहार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बिहार और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं और इन्हीं के एग्जाम देते हैं। तो बिहार मानवाधिकार आयोग की अगर बात किया जाए तो इसका जो मुख्यालय है वह पटना में और इसकी स्थापना 3 जनवरी साल 2000 को की गई थी। छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है रायपुर में और इसकी स्थापना 16 अप्रैल साल 2001 में की गई थी। गुजरात अगर राज्य मानवाधिकार आयोग की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय गांधीनगर में है और इसकी स्थापना 12 सितंबर साल 2006 को की गई थी। आगे क्या करें कि गोवा मानवाधिकार आयोग की बात किया जाए तो गोवा मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वह पणजी में है और इसकी स्थापना साल 2011 में की गई थी। और मेघालय राज्य मानवाधिकार आयोग की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय शिलांग में है और इसकी स्थापना जुलाई 2016 में की गई थी। अन्य राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो है इसका जो मुख्यालय है वह शिलांग में है, शिमला में है। केरल राज्य मानवाधिकार आयोग की अगर बात किया जाए तो इसकी स्थापना जो है 11 दिसंबर साल 1998 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह तिरुवनंतपुरम में है। साथ ही साथ कर्नाटक की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और इसकी स्थापना 28 जून साल 2005 को की गई थी। मध्य प्रदेश का मुख्यालय जो है वह भोपाल में है और इसकी स्थापना 1 सितंबर साल 1995 में की गई थी। महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जो है मुंबई में है और इसकी स्थापना साल 2001 में की गई थी। मणिपुर राज्य मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वह इम्फाल में है और इसकी स्थापना साल 2003 में की गई थी। ओडिशा मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है 27 जनवरी साल 2000 को की गई थी और इसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है। पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय चंडीगढ़ में है और इसकी स्थापना 17 मार्च साल 1997 में की गई थी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो हेडक्वार्टर है जयपुर में है और इसकी स्थापना 18 जनवरी साल 1999 में की गई थी। उसके बाद आपका अगला है जो आपका कि तमिलनाडु की अगर बात किया जाए तो इसका मुख्यालय चेन्नई में है और तमिलनाडु मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना की गई थी 17 अप्रैल साल 1997 में की गई थी। अन्य कुछ राज्य हैं, उत्तर प्रदेश में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इस प्रकार के एग्जामों को हम देते हैं। तो उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का जो हेडक्वार्टर है लखनऊ में है और इसकी स्थापना 7 अक्टूबर साल 2002 को की गई थी। पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कोलकाता में है और इसकी स्थापना 8 जनवरी साल 1994 को की गई थी। झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय रांची में है और इसकी स्थापना साल 2010 में की गई थी। सिक्किम राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय गंगटोक में है और इसकी स्थापना साल 2008 में 18 अक्टूबर को की गई थी। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय देहरादून में है और इसकी स्थापना 13 मई साल 2013 को की गई थी। हरियाणा मानवाधिकार आयोग की मुख्यालय चंडीगढ़ में है और इसकी स्थापना साल 2012 में की गई थी। त्रिपुरा मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वह अगरतला में है और इसकी स्थापना साल 2015 में की गई थी। तेलंगाना राज्य मानवाधिकार आयोग का जो हेडक्वार्टर है वह हैदराबाद में है और इसकी स्थापना जो है वह साल 2019 में की गई थी। तो ये थे विभिन्न राज्यों के मानवाधिकार आयोग और उनकी स्थापना कब हुई थी और उनका मुख्यालय क्या था। तो हमने अच्छे से राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ा और अब इनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर को जान लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांविधिक निकाय है? राज्य मानवाधिकार आयोग, चुनाव आयोग, अल्पसंख्यक आयोग या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो जैसे मैंने बताया कि सांविधिक आयोग किसे कहा जाता है, तो ऐसा आयोग जिसकी व्याख्या संविधान में नहीं है, संविधान में
नहीं है, परंतु ठीक है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? विधि के द्वारा की गई है, यानी कि जिसमें राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट के द्वारा विधि बनाकर जिसकी स्थापना की जाती है उसको हम लोग सांविधिक निकाय कहते हैं। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि राज्य मानवाधिकार आयोग एक प्रकार का सांविधिक आयोग है, तो सही आंसर होता है ए। अब साथ ही साथ यहाँ बात कर लें तो चुनाव आयोग के बारे में आप पढ़ते हैं तो आर्टिकल 324 में, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग यानी कि इसका भी जिक्र संविधान में किया गया है। अल्पसंख्यक आयोग की अगर बात किया जाए तो अल्पसंख्यक आयोग का जो है व्याख्या अनुच्छेद 350 बी में मिलता है, यानी कि ये भी संविधान में है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात किया है तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की व्याख्या अनुच्छेद 338 बी में मिलता है। तो यानी कि इन तीनों का व्याख्या संविधान में है। तो इस प्रकार से यह सांविधिक निकाय नहीं, संवैधानिक निकाय है। राज्य मानवाधिकार आयोग जो है एक प्रकार का सांविधिक निकाय है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसा कि आपने बताया कि चुनाव आयोग की जो स्थापना की गई थी 25 जनवरी साल 1950 को किया गया था, इसलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। अल्पसंख्यक के बारे में अगर बात किया है तो प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था? भारत शासन अधिनियम 1935, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, सरदार स्वर्ण सिंह समिति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि आपने पता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर बात करें या राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की बात किया जाए, इनकी गठन जो है वह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन कब हुआ था? तो 12 अक्टूबर साल 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। और इसी अधिनियम के तहत ठीक है विभिन्न राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग का क्या किया गया था? गठन किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अगर बात किया जाए तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। भारत शासन अधिनियम 1935 को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है, यानी कि भारतीय संविधान का लगभग 75% चीजों को कांस लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है। हालांकि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग सही आंसर होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, तो ये तो आपका नेशनल यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, तो यह बिल्कुल सही है आपका कि स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अगला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश, तो कार्यरत नहीं होते हैं, या उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश ये भी नहीं होते हैं। तो सही आंसर होता है आपका बी कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा या प्रधानमंत्री के द्वारा? तो यहाँ पर सही आंसर होता है ए कि जो भी राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ठीक है, इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इनको पदों से हटाया भी नेशनल ह्यूमन में कौन होता है कि पदों से हटाता भी कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन यहाँ पे पदों से हटाने का कार्य कौन करता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को तो हटाने का कार्य राष्ट्रपति करता है, लेकिन नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो इस फैक्ट को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के चयन समिति में निम्न में से कौन नहीं है? मुख्यमंत्री, राज्य के गृह मंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए जो सदस्यों का गठन किया जाता है उसमें प्रधानमंत्री नहीं होता। उनमें कौन कौन होता है? तो संबंधित राज्य के सीएम होते हैं, उसके बाद स्टेट के होम मिनिस्टर होते हैं, उसके बाद जो विधानसभा होते हैं उनके स्पीकर होते हैं, और विधानसभा में विपक्ष के नेता होते हैं नेता। और अगर किसी भी राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद के सभापति और विधान परिषद में विपक्ष के नेता, ये लोग क्या करते हैं कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग होते हैं
उनके सदस्य और उनके अध्यक्षों का जो होता है नियुक्ति करते हैं, मतलब कि उनका चयन करते हैं, और चयन करने के बाद वह लेटर किसके पास भेजते हैं? राज्यपाल के पास, और राज्यपाल उनकी क्या करता है? नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री इसमें नहीं होते हैं, तो सही आंसर होता है डी। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य मानवाधिकार आयोग में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो एक अध्यक्ष होते हैं, 2 अन्य सदस्य होते हैं। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात किया जाए तो एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 पदेन सदस्य होते हैं। तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 13। यह राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन में आता है। और आपका जो राज्य मानवाधिकार है उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष 65 वर्ष, 5 वर्ष 62 वर्ष, 3 वर्ष 70 वर्ष या 5 वर्ष 70 वर्ष। तो जैसा कि मैंने बताया कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों या राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों उनका कार्यकाल 3 वर्ष और 70 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए वो होता है। तो सही आंसर होता है सी। अगला क्वेश्चन है कि राज्य मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से कौन हटाता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री? तो मैंने बताया था नियुक्ति करने का कार्य तो राज्यपाल करता है, लेकिन पद से हटाने का कार्य जो करता है वह राष्ट्रपति। पद से हटाना जो होता है वह राष्ट्रपति का कार्य होता है। तो सही आंसर होता है बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य मानवाधिकार आयोग का नहीं है? तो पहला है कि मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में स्वतंत्र और विश्वसनीय जांच करना, तो यह बिल्कुल सही कार्य है। दूसरा है कि आर्थिक मुआवजा और सजा देना, तो यह इनका कार्य नहीं है, केवल मामले की जांच करना है। मुआवजा और सजा देने का कार्य किसके पास है? न्यायालय के पास है, यह मानवाधिकार का नहीं है। दूसरा कह रहा है कि मानवाधिकार को बढ़ावा देना और उसके प्रति चेतना जगाने का कार्य करना, तो यह भी मानवाधिकार का कार्य है। और चौथा कह रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग किसी भी सरकारी अधिकारी से पूछताछ कर सकता है और किसी भी दस्तावेज को मांग सकता है, तो यह भी इसका कार्य है। तो कौन सा कार्य नहीं है? तो बी वाला, कि यह आर्थिक मुआवजा और सजा देने का कार्य नहीं करता है, केवल और केवल लंबित मामलों को निपटाने का कार्य करता है। मुआवजा और सजा देने का कार्य न्यायालय के पास है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 7 अक्टूबर साल 2002 में, 8 जनवरी 1994 में, 13 मई 2013 में या 3 मई 2000 में? तो यहाँ पर बिहार मानवाधिकार आयोग की अगर बात किया जाए तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन जो है वह 3 जनवरी साल 2000 में किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वह पटना में है। तो सही आंसर होता है डी। अन्य के अगर बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर जो है कि 7 अक्टूबर साल 2002 को, ठीक है, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वह लखनऊ में है। 8 जनवरी 1994 की बात किया जाए तो इस दौरान पश्चिम बंगाल के मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में है। 13 मई 2013 की अगर बात किया जाए तो 13 मई 2013 को जो है वह उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वह देहरादून में है। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में बिहार राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति बालाकृष्ण नारायण या न्यायमूर्ति अनंत मनोहर या न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा या न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा? तो यहाँ पर वर्तमान समय में बिहार राज्य के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अनंत मनोहर हैं। तो सही आंसर होता है बी। साथ ही साथ अन्य ऑप्शन की अगर बात की है तो न्यायमूर्ति बालाकृष्ण नारायण जो है वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के जो है ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष हैं। न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा की अगर बात किया है तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय मानवाधिकार यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो है अध्यक्ष हैं। और न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा की अगर बात किया जाए तो यह नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो थे वह पहले अध्यक्ष थे। तो दोस्तों यह था आपका राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित आपका वीडियो और संबंधित उससे प्रश्नोत्तर। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।